हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है हिंदी शिक्षा शास्त्र की क्लास दूसरी, जिसमें हमने जो टॉपिक हमने पढ़ा था भाषा बालक एवं शिक्षण का, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, कम से कम 16-17 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि है क्लास सीटेट हुआ या जितने भी एग्जाम हुए जिसमें हिंदी पेडागोजी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्यालय पाठ्यक्रम में त्रिभाषा सूत्र से क्रियान्वयन इस प्रकार है। तो आपको बताना है जो विद्यालय पाठ्यक्रम होता है उसमें त्रिभाषा जो सूत्र है उसमें किस प्रकार क्रियान्वयन किया गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर। ऑप्शन बी, निम्न प्राथमिक स्तर। ऑप्शन सी, निम्न प्राथमिक स्तर। ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों, जो आपका त्रिभाषा सूत्र है उसमें जो क्रियान्वयन किया गया है वो क्या, त्रिभाषा सूत्र में जो पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है उसमें ये तीनों स्तर दिए गए हैं। कौन सा? पहला निम्न प्राथमिक स्तर, फिर उसके बाद निम्न माध्यमिक स्तर और उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपको कंसेप्ट की ये क्लास देखनी है तो हमारी प्रथम क्लास है, वहां से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। और अगली वीडियो में हम जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी, क्या होगी? जो निम्न प्राथमिक स्तर होता है आपका, उस पर जो पढ़ाई जाती है भाषा वो क्या होगी? आधुनिक भाषा। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय भाषा। ऑप्शन सी, मातृभाषा। या ऑप्शन डी दोस्तों, विदेशी भाषा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा पढ़ाई जाती है वो क्या होती है आपकी? आधुनिक भाषा ये भी नहीं होगी, राष्ट्रीय भाषा ये भी नहीं होगी, विदेशी भाषा ये भी नहीं होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, मातृभाषा। जो प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ाई जाती है वो क्या है दोस्तों? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जिसको आप कहते हैं मदर टंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय भाषा किसका प्रतीक है? आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय भाषा जो है वो किसका प्रतीक है? बताइए। ऑप्शन ए बंधुत्व का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता का, या ऑप्शन सी प्रेम की, या ऑप्शन डी वसुधैव कुटुंबकम। क्या धरती ही परिवार है? इसका अर्थ क्या है? धरती ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो बताइए जल्दी से। ऑप्शन 3, तो राष्ट्रीय भाषा किसका प्रतीक है? आप बताएंगे राष्ट्रीय एकता का। राष्ट्रभाषा जो है आपका राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। याद रखेंगे दोस्तों, जितने भी दोस्तों प्रश्न हमने लिए हैं अभ्यास प्रश्न, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? प्रश्न नंबर 4 है, भाषा का प्राथमिक रूप बताना है आपको क्या होता है। तो ऑप्शन है पढ़ना, ऑप्शन बी है बोलना, ऑप्शन सी है लिखना, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है भाषा का प्राथमिक रूप? क्या होता है? याद रखेंगे, भाषा का प्राथमिक रूप होता है बोलना। ये आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं जो कि परीक्षा में बनती है, कि जो भाषा सीखने का क्रम है उसका क्रम आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भाषा सीखने का जो क्रम होता है वो क्या होता है? LSRW, इस तरीके से चलता है। ये आप याद रखेंगे। पहले क्या होगा? लिसनिंग। लिसनिंग करेगा बच्चा, क्या करेगा? सुनेगा, सुनना। उसके बाद क्या होगा? स्पीकिंग मतलब बोलना। ठीक है। उसके बाद रीडिंग मतलब पढ़ना। और उसके बाद राइटिंग मतलब लिखना। ये दोस्तों क्रम बार बार परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे कि जो बच्चे की सीखने की, जो भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है, फिर पढ़ना और फिर लिखना। दोस्तों LSRW इसकी ट्रिक है, ये याद रखेंगे LSRW। ठीक है, ये क्रम होता है, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात करते हैं। जो पाठ्यक्रम है जो पढ़ने का जो है वो NEP
एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार का जो क्रम है हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या पॉलिसी है। तो दोस्तों यहाँ पे पहले पॉलिसी थी 10+2+3 की, ये पॉलिसी थी पहले के बच्चे को, पहले 10वीं तक, फिर उसके बाद 11वीं 12वीं और उसके बाद बीए बीएससी बीकॉम ग्रेजुएशन, ये था। लेकिन अब क्या है, एनईपी 2020 के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार दोस्तों क्या है कि अब जो है वो है 5+3+3+4। अब इस ये जो 5+3+3+4 है, ये क्या है इसको समझते हैं दोस्तों। बार बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, सीधा प्रश्न यहीं से बन जाता है कि 5+3+3+4 पूछ लेता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो पाठ्यक्रम का क्रम है वो क्या है, 5+3+3+4। अब इसको समझते हैं ये कैसे है काम करता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो बच्चा है वो आपका क्या करेगा, 3 स्टेज में पढ़ेगा। कौन कौन सी होंगी वो, पहला होगा प्ले वे, मतलब जो खेल खाल, और फिर उसके बाद आपका बच्चा जो 3 साल है, पहले 3 साल इसमें से 5 में से, वो आपका एलकेजी और यूकेजी, इस तरीके से इसे समझिए। और जो आपका 2 साल इसमें जो बची हैं वो उसका फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे 5 का, पहले प्ले वे में तो जो ये 3 साल है बच्चा बिना किताब के माध्यम से खेलने या संगीत या खिलौने के माध्यम से बच्चे को पहले सिखाया जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में आएगा बच्चा, और फिर यहाँ पे 3 का मतलब है 3 साल, ये आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये होगा 5th तक। और उसके बाद इस 3 का मतलब है फिर 6, 7, 8 में आएगा। उसके बाद इस 4 का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9, 10, 11 और 12। तो इस तरीके से बच्चा जो शिक्षा अब लेगा, ग्रहण करेगा, वो इस क्रम में ग्रहण करेगा। इसमें आपके 2 बार बोर्ड होगा, 10th और 12th में, जो कि अब भी होता है। तो ऐसा खास बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे कक्षा 8 तक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, आपको बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है। ओ सॉरी, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है, ये आपको बताना है। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है अभिप्रेरण का सिद्धांत, तीसरा है रुचि का सिद्धांत, या डी ये सभी। तो जो मातृभाषा शिक्षण है उसमें ये क्रियाशीलता के सिद्धांत भी है, अभिप्रेरण का भी है और रुचि का भी है, ये सभी इसके सिद्धांत है, आप याद रखेंगे। इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप याद रखेंगे जो मातृभाषा का शिक्षण है उसमें ये सिद्धांत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होगी, बताइए। ऑप्शन ए संघीय भाषा या सह संघीय भाषा, ऑप्शन बी विदेशी भाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, या ऑप्शन डी उपयुक्त ए तथा बी। तो दोस्तों बात करें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की, तो दोस्तों ये प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा है। यहाँ पर हमने बात करा था प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। किसकी, उच्च प्राथमिक स्तर की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए संघीय भाषा और ऑप्शन बी विदेशी भाषा, दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त ए तथा बी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए चिंतन मनन का सिद्धांत, ऑप्शन बी आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन डी नियोजन का सिद्धांत। तो दोस्तों मातृभाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, चिंतन मनन का सिद्धांत नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, मातृभाषा सीखने को क्या तो चिंतन या मनन नहीं किया जाता दोस्तों, एक ही चीज में प्रेशर नहीं डाला जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी सिद्धांत हैं, और ऊपर भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं ये 3 सिद्धांत, चिंतन मनन का सिद्धांत नहीं होगा। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मातृभाषा की क्या विशेषता है, आपको बताना है। जो मातृभाषा होती है हमारी क्षेत्रीय भाषा, उसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन ए अनुवाद करके पढ़ाया जाना, ऑप्शन बी जैसा का वैसा बता देना, ऑप्शन सी बिना अनुवाद करके पढ़ाया जाना,
या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है मातृभाषा की विशेषता क्या होती है। दोस्तों मातृभाषा ही होती है अनुवाद करके पढ़ाया जाना, ये इसकी विशेषता होती है कि कोई भी भाषा हो उसको अनुवाद करके अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ाया जाए, यही मातृभाषा की विशेषता होती है, अनुवाद करके पढ़ाया जाना। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है, बताना है आपको। पहला है ऑप्शन ए अपने हृदय की बात कहना, ऑप्शन बी अपनी बातें दूसरों को समझाना, या ऑप्शन सी है अपने विचारों को आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना, या ऑप्शन डी अपना दुख सुख दूसरों को सुनाना। दोस्तों तो बताइए क्या है भाषा सीखने का परम उद्देश्य क्या है। दोस्तों तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों, पहला देखते हैं जैसे अपने हृदय की बात कहना, अपनी बातों को दूसरों को समझाना, या अपने विचारों का आदान प्रदान भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना, या अपना दुख सुख दूसरों को सुनाना। तो दोस्तों जो सीखने का परम उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम जो बाकी बचे ऑप्शन हैं वो इसी ऑप्शन में समाहित हो जाएंगे। दोस्तों क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो हिंदी शिक्षा शास्त्र या जो भी शिक्षा शास्त्र है उसमें हमको सबसे बेहतर से बेहतर विकल्प का चुनाव करना होता है। दोस्तों क्योंकि ये तीनों विकल्प क्या है, इसी में समावेश हो रहा है। इन तीनों का क्या हो रहा है, क्योंकि अब जब अपने विचारों का तुम आदान प्रदान करोगे, मतलब हृदय की बात दूसरों तक कहोगे, तो क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान करने में ही क्या आ गया, हृदय की बात कहना, या अपने बातों को दूसरों को समझाना, या अपना दुख सुखों को दूसरों को सुनाना। तो क्या क्या कर रहे हैं हम तीनों जगह, अपने विचारों का आदान प्रदान ही तो कर रहे हैं। तो क्या हो गया, ये बाकी जो विकल्प है वो इसी में समाहित हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने विचारों का आदान प्रदान में भाग लेने की क्षमता प्राप्त करना। दोस्तों इस तरीके से दोस्तों प्रश्नों को देखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, सभी सही लगेंगे आपको, लेकिन जो बेहतर विकल्प होगा उसे चुनने का प्रयास करें। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय भाषा क्या कार्य करती है। अंतरराष्ट्रीय भाषा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपकी, वो क्या कार्य करती है, अपने विचारों के आदान प्रदान प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी एकता स्थापित करना, ऑप्शन सी विभिन्न देशों को मिलाना, या ऑप्शन डी विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे कि आप कहेंगे सर अपने विचारों का आदान प्रदान प्रस्तुत करना ये भी करती है, एकता स्थापित करती है ये भी, विभिन्न देशों को मिलाना ये भी करती है, लेकिन सबसे जो बेस्ट इसका आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण। दोस्तों क्या होगा, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण का कार्य करती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब इसी आपके विकल्प में ये तीनों समाहित हो जाएंगे, ये तीनों इसी में समाहित हो जाएंगे कि जब राष्ट्र का एकीकरण होगा तो आदान प्रदान प्रस्तुत होंगे ही, और एकता भी स्थापित होगी, और देश भी आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बेहतर विकल्प आपको ढूंढने का प्रयास करना होता है, तो क्या है, क्या कार्य करती है, विभिन्न राष्ट्रों का एकीकरण करती है। जब एकीकरण हो जाएगा आपका तो ये तीनों चीजें, सारी चीजें जो है वो खुद पे खुद हो जाएंगी। तो जो इसका विकल्प का अंश विकल्प होगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों पढ़ने की आपको कोशिश करनी है। विकल्प आपको सभी एक से सही दिखाई देंगे, लेकिन सही वो नहीं होते। ठीक है, आगे देखते हैं। जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी। पहला है प्रादेशिका भाषा के रूप में, दूसरा अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, तीसरा त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन की, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कंसेप्चुअल है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए सिफारिश की थी, किसके, अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए सिफारिश की थी। आपको याद रखना है जून 1966 में भारतीय आयोग ने। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है आपका, भाव व्यक्तीकरण का सर्वोच्च का साधन क्या है। ऑप्शन ए लचीली भाषा, ऑप्शन बी मुहावरेदार भाषा, ऑप्शन सी विदेशी भाषा, ऑप्शन डी आपका मातृभाषा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं मातृभाषा बता दूं आपको कि बच्चे का जो विकास का आधार ही उसकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। क्योंकि यही वो भाषा होती है जिसमें बच्चा सबसे पहले अपने भाव, अपने अभिव्यक्ति को
समाज के सामने या दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों यहाँ भी क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, मातृभाषा है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न आपको घुमा फिरा कर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, इनके नोट्स बना लेने हैं। आपको नोट्स बना के एक तरफ से दोस्तों पूरा हिंदी शिक्षण शास्त्र हम आपको कंप्लीट कराएंगे। और फिर कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, उसमें यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमने ये सीरीज इस तरीके से स्टार्ट की है कि पहले पूरा कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न है उनको करेंगे, फिर उसी टॉपिक के जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं फिर उनको देखेंगे। इस तरीके से हम एक एक चैप्टर को कवर कर लेंगे। जहां से प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं उन सभी को कवर कर लेंगे दोस्तों। तो बस करना क्या है, आपको हमें बस फॉलो करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें अपने दोस्तों तक। जो और भी तैयारी कर रहे हैं आपके भाई बहन, वहां तक वीडियो जरूर पहुंचाएं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाषा शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं। पहला है विकल्प, प्रभावोत्पादक और रमणीय ढंग से बोल और लिख सकें। दूसरा है बातें ठीक ठाक समझ और पढ़ सकें। ऑप्शन सी सुवाचन, सुवाणी व सुलेखन। या ऑप्शन डी शुद्ध सरल बातें बताना। तो क्या है भाषा शिक्षा का उद्देश्य, तो क्या हो जाएगा, रमणीय ढंग से बोल सके लिख सके, ये नहीं है भाषा शिक्षा का उद्देश्य। बातें ठीक ठाक समझ और पढ़ सके, ये भी नहीं है। शुद्ध सरल बातें बताना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या है, सुवाचन, सुंदर वाचन बोलना पढ़ना। सुवाणी और सुलेखन, सुंदर लिखना, सुंदर बोलना, पढ़ना लिखना। ये क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, सुवाचन सुंदर वाचन, सुवाणी सुंदर वाणी और सुलेखन सुंदर लेखन लिखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विद्यालय आने से पहले बालक, विद्यालय आने से पहले बालक क्या होता है। पहला, अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होते हैं। बताइए, विद्यालय आने से पहले जो बालक है वो भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमजोर होते हैं। जब छोटे होंगे और आप अपने पहली बार जब स्कूल गए होंगे तो क्या अपनी भाषा में कमजोर थे, कि बोलना नहीं आता था? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अत्यंत कमजोर तो नहीं थे। ठीक है, कोई भी नहीं होता है अत्यंत कमजोर तो ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी भाषा के प्रयोग में पूरी तरह से दक्ष थे। पूरी तरह से दक्ष भी नहीं थे दोस्तों। पूरी तरीके से भी कोई दक्ष नहीं होता जब पहली बार विद्यालय आता है। ठीक है, अपने ऊपर लेके चीजों को चले तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं चीजें। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं, अपने भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते थे। भाषा के व्याकरण दोस्तों क्या, उस टाइम तो पता ही नहीं होता कि क्या व्याकरण होता है। तो दोस्तों ये भी गलत हो जाता है, सचेत समझ नहीं रखते थे। ठीक है, आगे, अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं रखते थे दोस्तों। यहाँ पे बात इन्होंने सही की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यालय आने से पहले बालक अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं रखते दोस्तों। और बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे। अत्यंत कमजोर होते हैं भाषा के, ये भी नहीं होता। अत्यंत दक्ष होते हैं, ये भी नहीं होते। और ना ही उनको व्याकरण की समझ होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। ये प्रश्न नंबर 15 इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं है बताना है आपको, कौन सा नहीं है। पहला, विभिन्न क्षेत्रों परिस्थितियों में हिंदी भाषा को समझने की योग्यता का विकास, ये भी ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी इसका उद्देश्य है। दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये भी ठीक है, यही उद्देश्य। ये तीनों उद्देश्य एक्चुअली क्या है, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर, ये ऑप्शन डी देखते हैं, हिंदी भाषा से संबंधित व्याकरणिक नियमों का कंठस्थ करना। ये यहाँ पे दोस्तों क्या कर दिया इन्होंने कि कंठस्थ करना, तो ये गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये उद्देश्य ही नहीं है व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। ये उद्देश्य नहीं है किसी भी चीज को कंठस्थ करना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।